गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं पवन कुमार चौधरी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 के चलते हुए सरकार के आगामी आदेश तक आपकी स्कूलें बंद रहेंगी। इस समय अंतराल को सही तरीके से यूज़ करने के लिए हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन सिस्टम्स के द्वारा पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपकी फ़िज़िक्स में जो भी समस्याएं आए उन्हें आप सॉल्व कर सको, उनके बारे में हमसे डिस्कस कर सको। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का जो पेपर होता है उसका पैटर्न, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का वो पेपर होता है, किस तरह से आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर्स उसके अंदर गेन कर सकें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में आपका एक पेपर होता है जो कि 3.25 घंटे का आपको प्राप्त होता है। उस पेपर में आपको 56 अंक लाने होते हैं। 56 अंक का वो पेपर आपको प्राप्त होगा। टोटल इसमें पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो 56 नंबर का होता है। 14 नंबर का सत्रांक यहाँ से दिया जाता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होता है। तो टोटल पेपर फिजिक्स का जो होता है वो 100 नंबर का होता है। हमारा ध्यान इस 56 नंबर के पेपर पर होता है, जो कि सैद्धांतिक तौर पे आपकी थ्योरी के तौर पर या उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस पेपर में आपको जो प्रश्न मिलते हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें तो टोटल 30 प्रश्न आपको इस पेपर में प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1 से 13 तक के क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आपको प्राप्त होंगे। 14 से 24 तक के 11 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के प्राप्त होते हैं, जो कुल 22 नंबर के प्राप्त होंगे। 25 से लेकर 27 तक के 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आपको प्राप्त होते हैं, जो टोटल 9 नंबर के होंगे। और 28 से लेकर 30 क्वेश्चन अर्थात 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आपको प्राप्त होंगे, जो कि 12 नंबर के बनते हैं। इस तरह से कुल 56 नंबर का पेपर आपका थ्योरी का तैयार होता है। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको आपकी फिजिक्स में टोटल 17 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जिन्हें 10 यूनिटों में डिवाइड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 यूनिटें इन 17 चैप्टरों से मिलकर बनती हैं। इनमें से सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो है स्थिर वैद्युतिकी, जो कि 7 नंबर की आपको प्राप्त होगी। इस यूनिट में 4 चैप्टर आपके सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका सम्मिलित होता है विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर होगा गाउस का नियम एवं उनके अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर होगा विद्युत विभव और चौथा चैप्टर होगा विद्युत धारिता। इन 4 चैप्टरों से मिलकर के आपकी फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी तैयार होती है, जिनमें से आपके 7 अंक आपको प्राप्त होंगे। इन 7 अंकों में 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन, 2 अंक का एक छोटा क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन और आपको प्राप्त होता है। इस तरह से टोटल 7 अंक का क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। आज हम फिजिक्स की क्लास में सबसे पहले इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से विद्युत क्षेत्र अर्थात आवेश या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह से आवेशों के बीच का बल या उनके मध्य की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, जैसे कि हमने बताया आपको कि आज चैप्टर नंबर 1 हम विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र में अगर देखें तो अवस्था, पदार्थ की अवस्था के आधार पर फिजिक्स के 2 भाग आपको प्राप्त होते हैं। पहला भाग आपको प्राप्त होगा स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होगा गतिकी वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों
उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी अर्थात स्थिर अवस्था, जब दो या दो से अधिक आवेश स्थिर अवस्था में हों तो उनके मध्य लगने वाले बलों, उनके मध्य उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों का अध्ययन फिजिक्स की इस शाखा में हम करते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है गतिक वैद्युतिकी, जिसमें गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाले बलों तथा उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील आवेश जैसे विद्युत धारा, देखो आवेश के दो स्थितियां हमारे पास होती है। एक तो दो आवेश इस तरह से रुक जाएं, Q1 यहाँ रुका हुआ है, दूसरा Q2 आवेश यहाँ रुका हुआ है, और एक आवेश Q1 यहाँ से गतिशील हो रहा हो। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसका अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी में, और जब आवेश गतिशील अवस्था में हो तो उनका अध्ययन किया जाता है गतिकी वैद्युतिकी के अंदर। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि आवेश का अध्ययन किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि आवेश क्या है, किसे कहते हैं आवेश, कहाँ से आया आवेश, या किसने की आवेश की खोज। तो कुछ आवेश के बारे में अगर हम बात करें, चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व यूनान वैज्ञानिक थेल्स नाम ने, किसने, 600 ईसा पूर्व यूनान वैज्ञानिक थेल्स ने आवेश के बारे में हमें बताया था। क्या कहा था कि एक एम्बर की छड़ जो कि पीले रंग का पदार्थ होता है, इसे ऊनी कपड़े पर रगड़ने पर, क्या कहते हैं बेटा, देखिए 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था कि अगर एम्बर की छड़ को, जो कि पीले रंग का एक पदार्थ होता है, उसे अगर ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाए तो उसमें एक गुण उत्पन्न होता है जिसे आकर्षण का गुण हम कहते हैं। ये छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कपड़ा, कागज या धूल के कण ETC, इनको आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो गुण हमें प्राप्त होता है, उस गुण के कारण क्या बनते हैं, आवेश उस गुण का कारण बनते हैं। आपस में रगड़ने से उनमें आवेश उत्पन्न होते हैं, उन आवेश के कारण ही आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो कपड़ा, कागज, धूल के कण छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से थेल्स ने इस बात को समझाया। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, एक मिनट रुको बस। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स के बाद लगभग 2000 साल निकलने के बाद फिर से 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया कि आकर्षण का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। हर वस्तु एक दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि अगर एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाए तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वे हल्की वस्तुएं जैसे कागज, कपड़ा,
धूल के कण इनको आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। परस्पर रगड़ने के कारण वहाँ उत्पन्न होने वाले इस गुण का मुख्य कारण तैयार होता है, वो होता है आवेश। अर्थात अगर वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए तो वे वस्तुएं आवेशित होना प्रारंभ कर देती हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं में आकर्षण का गुण आ जाता है उन्हें आवेशित वस्तु कहते हैं, और जिनमें आकर्षण का गुण नहीं आता है उन्हें अनावेशित वस्तु कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एम्बर या कांच की छड़ें हैं, इनमें आकर्षण का गुण आता है तो ये कैसी वस्तु हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और जिन वस्तुओं में ये गुण नहीं आता है वो वस्तुएं अनावेशित हो जाती है। गिलबर्ट के द्वारा आवेशों के बारे में समझाने के बाद ये आता है कि आवेश होते कितने प्रकार के हैं या इसका नाम किस तरह से रखा जाए। तो यूनानी वैज्ञानिक ने जिस एम्बर की छड़ को यूज किया था, उस एम्बर की छड़ को ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए इस घटना को वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? वैद्युतिकी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। ये बात हमें किस भाषा के द्वारा? यूनानी वैज्ञानिक थेल्स और गिलबर्ट के द्वारा इनके बारे में समझ में आता है। अगर इसी क्रम में आगे बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें एम्बर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कांच की छड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इन पे कौन कौन सा आवेश आता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवेश के प्रकारों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि आवेश के प्रकार क्या हैं। वस्तुओं के आवेशित होने के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेशों को दो भागों में डिवाइड किया। पहला होता है धन आवेश और दूसरा पाया जाता है ऋण आवेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो पॉजिटिव होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जब वस्तु ग्रहण करती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि हमने कहा कि आवेश घर्षण के द्वारा आता है। तो जब दो वस्तुएं, जैसे कि दो मार्कर्स हैं, अगर इन्हें आपस में रगड़ोगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश आपको प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है, वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न विद्युत को कहा जाता है घर्षण विद्युत। जैसे मैंने कहा बेटा, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में आपने घर्षण कराया तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, वस्तुएं पॉजिटिव और कैसी हुई? नेगेटिव हुई। तो इसके कारण वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? एक वैद्युत गुण पैदा होता है, एक विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? घर्षण विद्युत के नाम से जानते हैं। क्योंकि घर्षण के कारण पैदा हुआ है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? घर्षण के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि हमने कहा अगर एम्बर की छड़ को करें तो एम्बर की छड़ भी क्या होगी, एक ऊनी कपड़े के लिए आवेश उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कौन सा वैद्युत पैदा हुआ, घर्षण वैद्युत यहाँ उत्पन्न होता है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े से घर्षण करके क्या पैदा करती है, घर्षण वैद्युत उत्पन्न करती है। तो जो भी वस्तुएं घर्षण के कारण आवेशित होती हैं उनमें उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत होता है वो कौन सा प्राप्त होगा, हमें घर्षण वैद्युत हमें प्राप्त होगा। दैट्स इट।